नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रावना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी की जो टॉपिक सेकंड चल रहा है हमारा, राजस्थान का भौतिक विभाजन को लेकर पढ़ रहे हैं, उनकी हमने 2-3 क्लास ले ली है। आज आज की क्लास में हम जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से इन 4 मुख्य भागों में बांटा है राजस्थान को। इसमें एक जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाजन है, उसको हमने पढ़ लिया। आज हम दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं हम शुरुआत क्लास की। देखिए दूसरा कौन सा है हमारा, अरावली 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 पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश देखिए मुख्य रूप से राजस्थान को 4 भौतिक विभाजनों में बांटा गया है, जिसमें दूसरा हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए इस प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश को देखो, हमने राजस्थान की आकृति को इस तरीके से देखा है। इसमें देखिए ये जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इस वाले भाग को बोलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहां से अरावली पर्वतमाला फैली हुई है इस दिशा की ओर। और देखो इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम की ओर यहाँ पे है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इधर वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी मैदानी भाग, और इधर वाले भाग को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से इन 4 मुख्य विभाजन किया गया है मुख्य रूप से भौतिक। अब देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश को, इस वाले भाग को देखने वाले हैं। तो देखिए इसके बारे में देखिए मुख्य बिंदु कौन कौन से हम देखेंगे। सबसे पहले जो इसका क्षेत्रफल है, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल रखता है, यानी भारत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए इस प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है। जिस प्रकार से हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा है और उसका क्षेत्रफल 61.11% था और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती थी, उसी प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो क्षेत्रफल है वो 9% है और 10% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो लंबाई कितनी है, इस अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। देखिए अरावली पर्वत माला की, अरावली पर्वतमाला की लंबाई, कुल लंबाई देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई, 692 किलोमीटर। अब देखिए इसका राजस्थान में कितनी लंबाई है। राजस्थान में अरावली की लंबाई, अरावली की लंबाई, अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर। देखिए अरावली पर्वतमाला का विस्तार 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका देखिए विस्तार कहाँ है, विस्तार राज्य। तो कौन कौन से राज्य में इनका विस्तार है, देखिए एक तो है राजस्थान, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा 3 राज्य, 3 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का विस्तार 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फैली हुई है। देखिए इसका विस्तार कहां से स्टार्ट होता है, देखिए
ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, थोड़ा देखने में सुविधा रहेगी। देखिए अरावली पर्वतमाला, देखो ये राजस्थान है, ये राजस्थान, तो ये अरावली पर्वतमाला ऐसी फैली हुई है। देखिए पहली चीज, इस अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई, तो दिशा किस दिशा में फैली हुई है राजस्थान के, ये भाग है दक्षिण, ये भाग है पश्चिम, ये भाग है उत्तर, ये भाग है पूर्व। तो देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई, इस तरीके से फैली हुई है। तो देखिए इसकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई। हमने जो स्थिति और विस्तार जब पढ़ा था तब हमने ये दिशाएं देखी थी कि देखिए इस उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, इन दिशा के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार 4 दिशाएं और हैं, उसको हमने पढ़ा था वीना, ऐसे शॉर्ट ट्रिक हमने वीना के नाम से पढ़ी थी। वी का मतलब वायवे, यहाँ पे कौन सा वायवे, वायवे, आई का मतलब आग्नेय, आई का मतलब ईशान, और एन का मतलब नैऋत्य, और ए का मतलब आग्नेय। देखिए ये 4 दिशाएं और होती है। तो इन दिशाओं के अनुसार देखिए इस अरावली का विस्तार देखो दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम, यानी नैऋत्य से ईशान की ओर फैली हुई। तो हम ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं नैऋत्य, नैऋत्य से ईशान की ओर, ईशान की ओर। यदि हमें ऑप्शन में ये नहीं दे कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, दे दें कि नैऋत्य से ईशान की ओर फैली हुई है, तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखना है, इन चारों दिशाओं को ध्यान में रखना है। अब देखिए ये कहां से स्टार्ट होती है, देखिए गुजरात का एक स्थान है, देखिए ये तो है राजस्थान, ये भाग है राजस्थान का, यहाँ पे है गुजरात, क्या है गुजरात, और गुजरात का एक स्थान है उसको बोलते हैं पालमपुर, पालमपुर। तो पालमपुर से ये स्टार्ट होती है, गुजरात के पालमपुर से स्टार्ट होती है, और राजस्थान के यहाँ पे है खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा। तो खेड़ बर्मा ये पड़ती है सिरोही में, खेड़ बर्मा सिरोही में, यानी गुजरात और राजस्थान की सीमा पर खेड़ बर्मा नामक स्थान है। यहाँ से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला शुरू होती है, और फिर यहाँ जो अंतिम बिंदु है खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंघाना, ये पड़ता है झुंझुनू में, खेतड़ी सिंघाना ये झुंझुनू में है। इसके बाद में देखिए ये आगे की ओर यहाँ पे है दिल्ली, क्या है दिल्ली, जो अंतिम छोर इसका दिल्ली तक है, और वह है रायसीना की पहाड़ी, और रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो देखो इसका पहला जो बिंदु है वो गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली रायसीना की पहाड़ी तक फैली हुई है। तो यहाँ से पालमपुर से लेकर रायसीना की पहाड़ी तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी है, 692 है। लेकिन इसमें देखिए राजस्थान में कितनी आती है, तो राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई है 555 किलोमीटर, यानी 692 में 555 किलोमीटर राजस्थान में फैली हुई है, यानी यहाँ राजस्थान में फैली हुई है, और बाकी की दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में फैली हुई है। इस प्रकार से हम इन चीज को ध्यान रखना है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, और ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो इसका प्रारंभिक बिंदु है वो खेड़ वर्मा से लेके खेतड़ी सिंगाना तक है, और वैसे पालमपुर से
रायसीना की पहाड़ी तक फैली हुई। अब देखिए जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है, 550 किलोमीटर है, जो कि इस कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है, 80% है। तो ये पूछते हैं कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में कितना प्रतिशत विस्तार है, तो कितना प्रतिशत है, लगभग 80% विस्तार फैला हुआ है। कहाँ पे, इस राजस्थान में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आगे, इस अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई यानी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी है 330 मीटर। कितनी है, 330 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, 330 मीटर। एक बात ये ध्यान रखनी है कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, यानी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। देखो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। तो कौन से दो भाग है, एक पश्चिमी भाग, पश्चिमी राजस्थान, और एक पूर्वी राजस्थान। इस प्रकार से राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। अब देखिए आगे देखते हैं इनका विस्तार कितने जिलों में है। आगे देखते हैं ये कितने जिलों में फैली हुई है। देखिए अरावली पर्वतमाला पहले जो नए जिले बनने से पहले इनका विस्तार था वो 9 जिलों में था, विस्तार 9 जिले में था। लेकिन अब नए जिले बनने के कारण 4 जिले और ऐड हो गई। इस प्रकार से कुल 13 जिलों में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अब देखिए अरावली पर्वतमाला का जो पहला जो जिला स्टार्ट होती है सिरोही जिले से। देखिए सिरोही, कौन कौन से जिले हैं वो, सिरोही के बाद में आता है उदयपुर। देखो ये राजस्थान है, यहाँ पे सिरोही, फिर उदयपुर, फिर राजसमंद, फिर राजसमंद के बाद में नया जिला बना है ब्यावर, फिर अजमेर, फिर डीडवाना, कुचामन डीडवाना, फिर जयपुर, यानी फिर जयपुर, यहाँ से फिर जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में अलवर, और अलवर से अलग हुआ है या जयपुर से एक और अलग बना है जिला, कौन सा, कोटपुतली बहरोड वो आएगा, और दौसा, और फिर खेरथल, तिजारा और झुंझुनू सीकर। इस प्रकार से ये जिलों में फैला हुआ है। देखिए सिरोही, उदयपुर, फिर है राजसमंद, फिर है अजमेर, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, यानी इनका कुछ भाग आता है, कुचामन डीडवाना का कुछ भाग, ब्यावर, अजमेर। इसके बाद में देखिए जयपुर से अलग हुआ है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। फिर देखिए दौसा के बाद में अलवर से अलग हुआ है खेरथल, तिजारा, उसके बाद में है सीकर और झुंझुनू। इतने जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार। देखिए 13 जिले फैला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस प्रकार से 13 जिलों में विस्तार है किसका, अरावली पर्वतमाला का। पहले इन 9 जिलों में ही विस्तार था, लेकिन 4 नए जिले बनने के कारण वर्तमान में 13 जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। देखिए ये ब्यावर नया जिला बना है, कोटपुतली बहरोड नया बना है, और खेरथल तिजारा नया बना है, कुचामन डीडवाना नया बना। इस प्रकार से 4 जिले नए बने हैं और 9 जिले पहले के थे। इस प्रकार ये याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में है,
अब जो वर्तमान में 13 जिलों में इसका विस्तार है, और कौन से जिले हैं जिनमें अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। कई बार प्रश्न ये पूछ लेते हैं निम्न में से कौन से जिला जिसमें अरावली पर्वतमाला नहीं फैली हुई, तो इन जिलों के अलावा कोई जिले देता है तो उन जिलों में नहीं फैला हुआ है। इतनी बात यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देखिए अगली बात ध्यान में रखनी है कि इस अरावली पर्वतमाला का इन जिलों में सबसे ज्यादा किस जिले में फैली हुई है। देखिए सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में, तो देखिए अगली लाइन है अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार यानी सबसे ज्यादा किस जिले में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। तो सबसे ज्यादा फैली हुई है कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। किस जिले में, उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा फैली हुई है। यदि सर्वाधिक फैली हुई है उदयपुर में, तो सबसे कम किस जिले में फैली हुई। दूसरी लाइन ये है कि अरावली का न्यूनतम विस्तार, देखिए सबसे कम विस्तार कहाँ है, अजमेर जिले में सबसे कम विस्तार। देखो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, उदयपुर में, और सबसे कम विस्तार कहाँ है, अजमेर जिले में। अब देखिए जो सबसे जो ऊंचा भाग है अरावली पर्वतमाला एक ऐसे फैली हुई है, तो इसका सबसे ज्यादा ऊंचा जो भाग है वो कौन से जिले में है, तो देखो अरावली का सबसे उच्चतम भाग, अरावली का सबसे ऊंचा कौन है, गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर की पहाड़ी है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। उसी प्रकार से देखिए सबसे निम्नतम यानी सबसे नीचा भाग कहाँ है, तो सबसे नीचा भाग तो वो है पुष्कर घाटी, जो कहाँ पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। तो देखिए ये दोनों बात क्या है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में और सबसे कम विस्तार है अजमेर जिले में। उसी प्रकार से अरावली का सबसे ऊंचा शिखर सिरोही है और सबसे नीचा शिखर कौन सा है, पुष्कर की घाटी, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु क्या है, देखिए अगले बिंदु हम देखते हैं अरावली के उपनाम, यानी इस अरावली पर्वतमाला के और अन्य किस किस नामों से इनको जानते हैं। देखिए अरावली के उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम, किसके उपनाम देख रहे हैं, अरावली पर्वतमाला के उपनाम। अब देखो इस पर्वतमाला को, अरावली पर्वतमाला को भारत का अपलेशियन भी बोलते हैं। इसको भारत का अपलेशियन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपलेशियन पर्वतमाला है वो कहाँ है, जो उत्तरी अमेरिका है उसमें स्थित है, और उसकी विशेषता जैसी है वैसी विशेषता कौन रखती है, अरावली पर्वतमाला रखती है। इस कारण इसको भारत का अपलेशियन बोलते हैं। अपलेशियन पर्वतमाला वैसे कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी जो अमेरिका और कनाडा है उसके पूर्वी भाग में ये श्रृंखला फैली हुई है। जैसे मान लिया यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे यूएसए अमेरिका है, और इसके पूर्व दिशा की ओर कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है, इसको बोलते हैं अपलेशियन पर्वतमाला। कौन सी, अपलेशियन पर्वतमाला। यानी जैसी विशेषता, जैसे इस अरावली पर्वतमाला की विशेषता है, जैसे एक तो प्राचीन वलित पर्वतमाला है, एक मोरदार पर्वत है, इन सब विशेषता कौन सबसे प्राचीन है, ये सारी विशेषता अपलेशियन पर्वतमाला रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का अपलेशियन। तो पहला नाम भारत का अपलेशियन किसको कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। तो भारत का, इसको देखो क्या बोलते हैं, भारत का अपलेशियन। भारत का अपलेशियन कोष्टक में हम लिख देते हैं कि
उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से तुलना की गई, यानी अरावली पर्वतमाला की तुलना उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला से तुलना की गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत का अपलेशियन भी कहा जाता है। अब देखो भौगोलिक भाषा के रूप में इसका क्या नाम है, भौगोलिक भाषा के रूप में इसको बोलते हैं मेरू। क्या बोलते हैं, मेरू। तो भौगोलिक भाषा के रूप में अरावली पर्वतमाला को मेरू बोलते हैं, और इस मेरू का अर्थ होता है प्राचीन। क्या अर्थ होता है इसका, प्राचीन होता है, क्योंकि ये पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। एक नाम इसका ये याद रखना है। फिर देखिए इसका तीसरा उपनाम कौन सा है, विष्णु पुराण के अनुसार। किसके अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार। तो विष्णु पुराण के अनुसार इसका क्या नाम है, देख परिपत्र। क्या बोलते हैं इसको, परिपत्र कहा जाता है। उदयपुर में क्या बोलते हैं इसको, अरावली पर्वतमाला को उदयपुर में आडावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आडावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उदयपुर में इसको, आडावटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उदयपुर में इसको आडावटी कहा जाता है, तथा बूंदी में इसे क्या बोलते हैं, आडावली कहा जाता है। तो इन नामों से इनको जानते हैं। अब देखो इस अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक क्या होते हैं, मंदिर पाए जाने के कारण इस पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस नाम दिया। किसने दिया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। तो कर्नल टॉड ने इसको क्या कहा, हिंदू ओलंपस। तो हिंदू ओलंपस नाम से इस अरावली पर्वतमाला को किसने बताया है, कर्नल जेम्स टॉड ने, क्योंकि इस पर्वतमाला में सर्वाधिक मंदिर स्थित होने के कारण इसको ये कहा है। इतनी बात यहाँ से समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सब चीजों को एक एक बिंदु को हमने देखा है। देखो इसके जो उपनाम है, 3-4 उपनाम दे रखे हैं। पहले जो भारत का अपलेशियन बोलते हैं, क्योंकि इसकी तुलना अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है। इसी प्रकार से भौगोलिक भाषा के रूप में इसको मेरू बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे प्राचीन होने के कारण इसको मेरू बोलते हैं। और विष्णु पुराण के अनुसार इसको परिपत्र नाम देते हैं। उसे उदयपुर में इसको बोलते हैं आडावटी, और बूंदी में से आडावली के नाम से जानते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको हिंदू ओलंपस कहा है। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति को लेकर करते हैं बात। देखो इसकी उत्पत्ति कब हुई है और कैसे हुई, इन सब की बात करते हैं। देखो 65 करोड़ वर्ष पहले अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति मानते हैं। तो वो काल कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल, तो इनकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। किस काल में हुई, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। तो इस काल में जो इन चट्टानों का अध्ययन करने वाले, या सबसे ज्यादा प्री कैम्ब्रियन काल में अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम था A.M. हेरोन के द्वारा जो प्री कैम्ब्रियन काल में विभिन्न चट्टानों का इन्होंने अध्ययन किया, इसका नाम है, एक का मतलब अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि प्री कैम्ब्रियन काल में किनके द्वारा इसका अध्ययन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, A.M. हेरोन के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। अब देखिए अरावली पर्वतमाला, इसको देखो सबसे प्राचीन
प्राचीन पर्वतमाला व मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत। देखो इसकी क्या विशेषता है कि एक तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और एक मोड़दार पर्वतमाला। विलियन काल में यानी 65 करोड़ वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। उस काल को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल बोलते हैं। इस काल में देखो एक तो भारतीय और एक कौन सी यूरेशियन, कौन सी प्लेट, देखो एक है यूरेशियन और एक है भारतीय। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों एक दूसरे से अलग हो रही थी। उस टाइम पर किसका निर्माण होता है? इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। अब देखिए धीरे धीरे ये अलग होती गई और अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता गया। इसका उद्गम देखो कहाँ से मानते हैं अरावली पर्वतमाला का? इसका उद्गम मिनिकॉय द्वीप। किससे मानते हैं? मिनिकॉय द्वीप, जो कि लक्ष्य द्वीप में स्थित है। लक्ष्य द्वीप पर स्थित है। मिनिकॉय द्वीप से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और अरब सागर में उत्पत्ति होने के कारण अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है। अरब सागर को कहा जाता है। देखो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? अरब सागर के लक्ष्य द्वीप के मिनिकॉय से होती है इसकी उत्पत्ति। इस कारण जो अरब सागर है वो इस अरावली पर्वतमाला का पिता। इतनी बात यहाँ से समझ में आती है क्योंकि इसकी क्या है? अरब सागर इसकी मूल जड़ है। मूल जड़ कहाँ है? मूल जड़ अरब सागर में होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अरावली का पिता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अरावली का पिता। अरावली का पिता। अरावली का पिता कौन है? अरब सागर। किसके कारण? क्योंकि इसकी मूल जड़ कहाँ है? अरब सागर में। इतनी बात समझ में आपको आई होगी। अब देखिए इसका कुछ विशेषताएं देख लेते हैं इस पर्वतमाला की। कौन कौन सी विशेषता ये रखता है? देखिए इस पर्वतमाला से एक तो राजस्थान में जो बीचों बीच ये फैली हुई है, देखो इधर से ऐसे फैली हुई है, इस कारण ये पश्चिमी जो मरुस्थल है इसका विस्तार नहीं हो रहा है। किसका विस्तार पूर्व की ओर नहीं हो रहा है। किसके कारण? इस अरावली पर्वतमाला के कारण। इसलिए ये इस भाग को मरुस्थल होने से बचाती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। एक तो महत्वपूर्ण तो मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। विस्तार को रोकती है। दूसरी बात देखो इस अरावली पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या वनस्पति पाई जाती है तथा खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विभिन्न जो नदियां हैं उसका उद्गम स्थल भी अरावली पर्वतमाला है। तो देखिए अरावली में प्रचुर मात्रा में खनिज, वन संपदा तथा नदियों का उद्गम होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ से क्या होता है? बहुत ही खनिजों का उत्पादन होता है। यहाँ से वन संपदा सर्वाधिक पाई जाती है और नदियों का उद्गम भी यहाँ से होता है। दूसरी बात, एक महान जल विभाजक के रूप में भी ये काम करती है। देखो अगला बिंदु देखिए, महान जल विभाजक के रूप में काम करती है। कैसे करती है? देखिए यहाँ से देखो महान जल विभाजक के रूप में काम करती है। कैसे करती है? क्योंकि इधर से जो उद्गम होने वाली इन नदियों का जिनका पश्चिम की ओर होता है
उन सब नदियों को किधर की ओर लाती है, अरब सागर में लाती है, और जिन नदियों का इधर की ओर जो प्रभावित होती है उन सबको बंगाल की खाड़ी में घेरती है। इस प्रकार से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों सागरों में इनका जल को बांटती है, इस कारण इसको जल विभाजक के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से देखो हमने इस जो अरावली पर्वतमाला की मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अब इसके बाद में जो इस पर्वतमाला को हमने 3 भागों में करके पढ़ेंगे। एक भाग देखिए, इसके जो भाग है वो 3 भाग देंगे। पहला भाग है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, और तीसरा है दक्षिण अरावली। इस प्रकार से अरावली को 3 भागों में करके पढ़ेंगे और एक एक भाग को अच्छे से पढ़ेंगे। अब शुरू करेंगे हम उत्तरी अरावली से। उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं, यानी ये उत्तरी भाग है, यहाँ से कौन से जिले आते हैं, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिण अरावली। इन तीनों भागों को हमें एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने अरावली जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनकी हमने चर्चा की है, और कल की क्लास में एक जो भाग है उसको हम पढ़ेंगे, एक एक भाग को, प्रत्येक भाग को हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आगे की पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।